जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज के इस वीडियो से हम लोग एक नई जीके की सीरीज की शुरुआत करेंगे। और इस सीरीज के अंतर्गत दुनिया के जो विभिन्न देश हैं और उनसे संबंधित जो भी तथ्य आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण देश अमेरिका के बारे में जानेंगे, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम का जो देश है उसके बारे में वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में क्या क्या होगा, तो हम लोग समझेंगे अमेरिका की स्थिति और विस्तार, इसके राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, इतिहास और भूगोल के बारे में संक्षिप्त रूप से हम लोग जानेंगे। यहाँ पर किस प्रकार की शासन प्रणाली है, नदी, पर्वत, कृषि के बारे में जानेंगे। और इससे जुड़े हुए जो भी तथ्य आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि वीक में 2 से 3 घंटे के वीडियो इस प्रकार से आपको मिलते रहें, जिससे न केवल आप दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकें बल्कि अपनी तैयारी को भी और बेहतर बना सकें। तो चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि किसी भी देश को समझने से पहले सबसे पहले उसकी ज्योग्राफी समझना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे अगर हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यह हमारे उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ये आपके सामने मैप है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, और इसके ठीक बीचों बीच में आपको मिलेगा यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यूएसए की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको वाशिंगटन डीसी में मिल जाएगी और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि राजधानी इसकी है वाशिंगटन डीसी में और मुद्रा यहाँ की है डॉलर। अब यूएसए की अगर हम लोग बात करें तो यह मुख्य रूप से 2 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। ऊपर आपको मिलेगा कनाडा, ये जो आप पूरा येलो कलर का एरिया देख रहे हैं ये है हमारा कनाडा। तो कनाडा के साथ में सीमा बनाता है यूएसए। इसके अलावा मैक्सिको के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आपको यहाँ पर मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें बताता हूँ जो आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कनाडा और यूएसए के बीच में जो यहाँ पर सीमा है वह दुनिया के किन्हीं भी 2 देशों के बीच की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यहाँ पर आप देखेंगे कनाडा, ये आपके सीमा बना रहा है अलास्का से। इसके अलावा यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरी सीमा है, उसके बाद में 5 लेक्स आ गए, फिर यहाँ पर रिवर आ गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो पूरी सीमा है इसकी लंबाई है 8891 किलोमीटर, और ये दुनिया की किन्हीं भी 2 देशों के बीच की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग दोनों देशों की सीमाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो आपको एकदम बिल्कुल सीधी लाइन दिख रही है ये हमारी है 49 अंश अक्षांश रेखा। इसे हम लोग 49 डिग्री पैरेलल लाइंस कहते हैं, जो कि दोनों देशों के बीच में सीमा बनाती है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे द ग्रेट लेक्स, और उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर है सेंट लॉरेंस नदी। इसका मतलब ये हुआ कि कनाडा और यूएसए के बीच में 49 डिग्री अक्षांश रेखा, द ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी मिलकर के सीमा बनाती है। वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि जो यूएसए और मैक्सिको की बीच की सीमा है यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। क्या नाम है? रियो ग्रांडे नदी। यह सीमा बनाती है किसके बीच में? यूएसए और मैक्सिको के बीच में। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग इसके थोड़ा सा समुद्र की तरफ की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रशांत महासागर, ये जो पूरा रीजन है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा अटलांटिक महासागर, ऊपर आपका है आर्कटिक महासागर, ये आपको मिलेगा हडसन बे, यहाँ पर हमारा है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर आपको मिल जाएगी फंडी की खाड़ी। तो ये कुछ अन्य इसके जलीय सीमा वाले क्षेत्र हैं। अब हम लोग बात करेंगे द ग्रेट लेक्स की, यानी कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये जो लेक्स हैं इनके बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये ग्रेट लेक्स है, और जो इसके बीच में आपको रेड कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है यह लाइन दोनों देशों के बीच की सीमा है, यानी कि कनाडा ऊपर आपको मिलेगा और नीचे आपको मिल जाएगा यूएसए। तो आइए एक एक करके इन लेक्स का नाम भी जान लेते हैं। सबसे पहली है सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक का
जब भी आपके सामने नाम आए तो आपको ध्यान रखना है कि दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर। क्या नाम है इसका? लेक सुपीरियर। और ये आपके कनाडा, इसके अलावा यूएसए दोनों देशों में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 से बाउंड्री है, यानी कि दोनों देशों में ये स्थित है। उसके बाद में आप थोड़ा सा और पूरब की तरफ चलेंगे तो फिर आपको मिलेगा मिशिगन झील। इसका नाम है लेक मिशिगन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है लेक मिशिगन। और लेक मिशिगन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपकी पांचों झीलें हैं, पांचों झीलें, 5 झीलों में से जो आपकी 4 झीलें हैं वह चारों झीलें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में बटी हुई हैं, लेकिन इनमें से एकमात्र झील है जिसका नाम है मिशिगन। और मिशिगन झील की खास बात यह है कि यह झील आपको पूरी तरीके से मिलेगी यूएसए में, यानी कि इसका जरा सा भी हिस्सा आपको कनाडा में देखने को नहीं मिलेगा। तो हो गया हमारा सुपीरियर झील, उसके बाद में मिशिगन है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका नाम है ह्यूरोन। क्या नाम है? इसका नाम है लेक ह्यूरोन। ह्यूरोन के बाद में थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपकी है इरी झील और उसके बाद में है लेक ओंटारियो। तो ये आपकी कुल मिलाकर के 5 झीलें हो गई। इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पश्चिम में आपको सुपीरियर मिलेगा, फिर आपको मिशिगन मिलेगा, फिर यहाँ पर है ह्यूरोन और उसके बाद में आती है इरी। और ये जो झीलें हैं छोटी छोटी नहरों के माध्यम से आपस में ये कनेक्टेड हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि छोटी छोटी नहरों के माध्यम से ये आपस में कनेक्टेड हैं। और उसके बाद में यहाँ से हमारी निकलती है सेंट लॉरेंस नदी और ये नदी जाकर के गिरती है गल्फ ऑफ लॉरेंस में। तो ये हमने जाना यहाँ पर इस ग्रेट 5 लेक्स के बारे में या ग्रेट लेक्स के बारे में। अब आइए थोड़ा सा यूएसए के बारे में और बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं। यूएसए की अगर हम लोग बात करते हैं तो एरिया के अनुसार ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। चौथा सबसे बड़ा देश होने का मतलब है कि रूस सबसे बड़ा देश है एरिया के दृष्टिकोण से, उसके बाद में है कनाडा, उसके बाद में है चीन। और इन 3 देशों के बाद में यानी कि रूस, कनाडा और चीन के बाद में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा देश है अमेरिका, यानी कि हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 95,25,067 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। वहीं पर अगर हम लोग जनसंख्या के अनुसार बात करते हैं अमेरिका की, तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। कौन सा? तीसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे ज़्यादा बड़ी जनसंख्या किसकी है? तो ये हमारे पड़ोसी चाइना की है। उसके बाद में ऑफ कोर्स हम लोगों की है दूसरे स्थान पे, और फिर आता है अमेरिका का नंबर। और इस प्रकार से ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के अनुसार, और एरिया के अनुसार है चौथा। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं यूएसए की, तो ये आपको तो मिलेगा मेन लैंड यूएसए, यानी कि ये अमेरिका हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको अलास्का मिल जाएगा। ये पहले रूस का हिस्सा था जिसको 1867 में अमेरिका ने खरीद लिया था, क्योंकि भुखमरी की स्थिति थी रूस में, तो रूस ने इसको बेच दिया था। तो अलास्का हो गया। इसके बाद में आप आ जाइए प्रशांत महासागर में। तो ये जो आपको छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, जैसे अमेरिकन समोआ हो गया, जार्विस आइलैंड हो गया, फिर आपको हवाईयन आइलैंड मिलेगा, फिर यहाँ पे मिडवे आइलैंड है, बेक आइलैंड है, नॉर्दर्न मेरियन आइलैंड है, गुआम है। तो ये सारे जो आइलैंड हैं ये भी आपके अमेरिका के ही हैं। और अगर हम इन सभी का भी क्षेत्रफल मिला लेते हैं तो फिर अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वह चीन से भी ज़्यादा हो जाता है। किसका? चीन से भी ज़्यादा हो जाता है यूएसए का क्षेत्रफल। और उस स्थिति में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी तीसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा अमेरिका। लेकिन यहाँ पर जो इसकी टेरिटरी है उनको शामिल नहीं किया जाता है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे अमेरिका की नदियों के बारे में। तो आइए एक एक करके इसकी नदियों को डिस्कस करते हैं। जो मैंने आपको 5 लेक्स के बारे में बताया था, यानी कि जो हमारी ग्रेट लेक्स थी, उन्हीं के बगल में आपको एक छोटी सी झील और मिलेगी जिसका नाम है इटास्का झील। कौन सी? इटास्का झील। और इटास्का झील से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। कौन सी? मिसिसिपी नदी। और मिसिसिपी नदी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यह यूएसए की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? मिसिसिपी रिवर यूएसए की सबसे बड़ी नदी है। और इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि एक हमारी हो गई मिसौरी नदी, उसके बाद में एक इसकी और सहायक नदी है जिसका नाम है ओहियो नदी। तो ये दोनों इसकी सहायक नदी हो गई। फिर ये जो नदी है ये अपना जल गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिराती है।
इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है रियो ग्रांडे नदी के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि यह मैक्सिको और अमेरिका के बीच में सीमा बनाता है। फिर हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ओंटारियो झील के बारे में, और ओंटारियो झील से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी। इसके अलावा एक नदी के बारे में आप और ध्यान रखेंगे जिसका नाम है याकून नदी। तो याकून नदी ये अमेरिका के अलास्का वाले रीजन में बहती है। तो ये हमारी कुल मिलाकर के 5-6 नदियाँ हैं जो कि अमेरिका की प्रमुख नदियाँ हैं। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब कुछ फैक्ट्स भी आइए जान लेते हैं। मिसिसिपी नदी जो कि हमारी इटास्का झील से निकल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इटास्का झील से निकल रही है, ये अमेरिका की सबसे बड़ी लंबी नदी है। कौन सी? मिसिसिपी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। जब भी मैं अमेरिका का नाम लूँ तो आपको ध्यान रखना है मैं बात कर रहा हूँ यूएसए की, ना कि पूरे कॉन्टिनेंट की। अमेरिका का मतलब है यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ। और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क शहर, और न्यूयॉर्क नाम का जो शहर है यह हडसन नदी के किनारे है। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि जो हमारा न्यूयॉर्क शहर है वह किस नदी के किनारे है। तो ध्यान रखेंगे हडसन नदी के किनारे आपको मिलेगा न्यूयॉर्क शहर। अब हम लोग बात करेंगे अमेरिका के पर्वतों के बारे में। तो थोड़े से इसके पर्वत हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। सबसे प्रमुख पर्वत जो कि कनाडा से लेकर के अमेरिका तक विस्तृत है, इसके अलावा कुछ हिस्सा इसका मैक्सिको में भी है, उसे हम लोग कहते हैं रॉकीज, यानी कि रॉकी पर्वत। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है और ये विस्तृत है कनाडा से लेकर के अमेरिका, और अमेरिका से लेकर के कुछ हिस्सा इसका मैक्सिको में भी आता है। तो रॉकी पर्वत के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो ध्यान रखिएगा माउंट एल्बर्ट ये हमारे रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा कई सारे अन्य छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं भी मिलेंगी, जैसे कि कोस्ट पर्वत हो गया जो कि बिल्कुल तट के किनारे है। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा कास्केड पर्वत। उसके बाद में आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सियरा नेवादा। फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है अपलेचियन पर्वत। तो ये पर्वत ये सारे हमारे आते हैं यूएसए में, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अमेरिका में 3 प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो एक तो हमारे हो गए रेड इंडियन, दूसरे हमारे हैं यांकी, और उसके बाद में है होपी। तो ये 3 प्रमुख जनजातियां आपको मिलेंगी अमेरिका में, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि प्रेरी नाम का जो घास का मैदान है यह भी मिलता है आपको यूएसए में। हालांकि प्रेरी घास का मैदान का कुछ हिस्सा आपको कनाडा में भी मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेरी घास का मैदान आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा, और यही वह घास का मैदान है जहां पर अमेरिका में जो हमारा मेज होता है उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग कुछ अमेरिका के ज्वालामुखियों के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पर हवाई द्वीप के बारे में। तो हवाई द्वीप के ऊपर कुछ प्रमुख ज्वालामुखी आपको मिलेंगे, जिनमें से एक है किलायू। तो ये भी हमारा एक एक्टिव वोल्केनो है। इसके बाद में एक ज्वालामुखी मिलेगा जिसका नाम है मोना लोआ। तो ये आपको मिलेगा हवाई में। तो 2 प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। दोनों आपके एक्टिव वोल्केनो हैं और दोनों आपको मिलेंगे यूएसए में। इसके अलावा जब हम लोग यूएसए के मेन लैंड पर आते हैं तो यहाँ पर एक ज्वालामुखी मिलेगा जिसका नाम है माउंट सेंट हेलेंस। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका में प्रमुख रूप से 3 ज्वालामुखी हैं, एक है किलायू, एक है मोना लोआ और एक है माउंट सेंट हेलेंस। तो ये ज्वालामुखियों के बारे में आपको याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास जानेंगे अमेरिका का, जिससे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। अमेरिका जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी था, ये मैं आपको डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्रिटेन जिसकी एक समय दुनिया के अधिकांश देश कॉलोनी रहे थे, उसी तरह जो इस समय दुनिया का सुपर पावर है अमेरिका, वह भी यूएसए ब्रिटेन का एक समय कॉलोनी रहा था। तो इसी को लेकर के 19 अप्रैल 1775 से लेकर के 3 सितंबर 1783 तक एक युद्ध हुआ था दोनों के बीच में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अमेरिका की आज़ादी के लिए जो युद्ध है या जो पूरा युद्ध शुरू हुआ था तो वह शुरू हुआ था 19 अप्रैल 1775 को और ये चला था 3 सितंबर 1783 तक। फाइनली 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिल गई थी, किसको? यूएसए को।
और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है अमेरिका। अब आपके मन में यहाँ पर यह भी सवाल आ सकता है कि ये जो पूरा मामला है ये चला था लगभग 7 से 8 वर्षों तक, और यहाँ पर इन्होंने 1 वर्ष बाद ही कैसे स्वतंत्रता मिल गई थी। तो इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा इतिहास है, तो हम लोग इतिहास में नहीं जाएंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर फैक्ट्स याद रखने हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज़ादी की लड़ाई हुई थी 19 अप्रैल 1775 से 3 सितंबर 1783 तक। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो गया था, और इसीलिए 4 जुलाई को ये अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका का जो संविधान है ये दुनिया का पहला लिखित संविधान है, जो कि 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो संविधान है अमेरिका का, यह फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के दौरान बना था। तो 25 मई से लेकर के 17 सितंबर 1787 के बीच में यहाँ पर जो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ था, इसी के दौरान अमेरिका के संविधान को लिखा गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, और ये सारी चीज़ें आपकी परीक्षा में पहले पूछी जा चुकी हैं। अब यहाँ पर आपके सामने अभी आगे एक वर्ड आएगा जो कि है 13, जो कि है 13। तो जैसे यहाँ का जो फ्लैग है उसमें भी आपको 13 पट्टियाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ के जो सिंबल है उसमें भी 13 का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो आइए समझ लेते हैं कि ये 13 वाला मामला है क्या। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको रेड कलर के कुछ स्टेट दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें से है न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट, रोडा आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। तो ये जो आपके 13 देश हैं, यही हमारे मेन अमेरिका थे एक समय में। यानी कि ये जो आप बाकी का हिस्सा देख रहे हैं ये अमेरिका का पार्ट नहीं था। तो यही हमारे 13 कॉलोनियाँ थीं जिनके ऊपर ब्रिटेन ने अपना अधिकार किया हुआ था, और इन्हीं को अमेरिका माना जाता था। हालांकि अब इसका विस्तार हो चुका है। तो अमेरिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारी उस समय की कॉलोनियाँ थीं, और आज जो ये आप सारे राज्य देख रहे हैं ये इस समय अमेरिका संघ का हिस्सा हैं। तो अमेरिका में इस समय कुल मिलाकर के 50 राज्य हैं, और इन 50 राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है अलास्का, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है कैलिफोर्निया। तो दोनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि कुल मिलाकर के राज्यों की संख्या यहाँ पर 50 है, जिनमें से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है अलास्का, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है कैलिफोर्निया। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो अमेरिका की जो संसद है इसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हमारे देश में जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग कहते हैं संसद, उसी प्रकार से अमेरिका की जो संसद है उसे वहाँ पर कहा जाता है कांग्रेस। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर आपको 2 सदन देखने को मिलते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से जो अमेरिका की कांग्रेस है वहाँ पर भी आपको 2 सदन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो सीनेट को आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं हमारे यहाँ के राज्यसभा से। किससे? हमारे यहाँ के राज्यसभा से आप कनेक्ट कर सकते हैं सीनेट को। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो वहाँ के सीनेट है वहाँ पर कुल मिलाकर के 100 सीटें हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अपने यहाँ की राज्यसभा की, तो राज्यसभा में आपको 250 सीटें मिलेंगी, और जो हमारे यहाँ के राज्य हैं उनको उनकी जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम लोग चलते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को 2-2 सीटें दी गई है सीनेट में। यानी कि जो यहाँ का उच्च सदन है वहाँ पर सभी राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये एक बहुत ही बेहतर बात है। वैसे अगर हम लोग यहाँ पर एक समानता की बात करें तो हमारे यहाँ की जो राज्यसभा है और वहाँ की जो सीनेट है उसमें एक समानता आपको मिलेगी कि दोनों के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। तो जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, उसी प्रकार से सीनेट के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। एक समानता और यह है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनमें से 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों पर इस्तीफा दे देते हैं, उसी प्रकार से सीनेट के जो मेंबर हैं वो भी प्रत्येक 2 वर्षों के बाद में 1/3 मेंबर इस्तीफा देते हैं। तो बिल्कुल आपको 2 चीज़ों में समानता देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ के उच्च सदन के बाद
निम्न सदन की। तो जो यहाँ का निम्न सदन है उसे हम लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है वैसे वहाँ पर आपको मिलेगी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोगों के यहाँ पर जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, लेकिन अमेरिका की ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है मात्र 2 वर्षों का। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसमें कुल सीटों की संख्या है 535। कितनी? 535। तो हमारे यहाँ पर 545 है। उसके विपरीत अमेरिका की जो कांग्रेस है उसके निम्न सदन में यानी कि उसके लोकसभा में आपको 535 सीटें देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें भी पूछी गई हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आगे अब हम लोग बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। जैसे हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, उसी प्रकार से अमेरिका में आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। मतलब क्या है? जो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें हमारी सरकार का प्रमुख होता है पीएम। कौन? पीएम सरकार का प्रमुख होता है। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यों का प्रमुख होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम लोग चलते हैं अमेरिका में तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है और यहाँ पर आपको पीएम का कोई पद देखने को नहीं मिलेगा। तो सिर्फ आप इतना ध्यान रखेंगे कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर आधारित है। अमेरिका की जो संघ है इसके बारे में आप थोड़ा सा ये भी जानें कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो राज्यों का यूनियन है यानी कि संघ तो हमारे यहाँ का भी है, लेकिन अमेरिका और भारत के संघ में डिफरेंस ये है कि अमेरिका के जो राज्य हैं उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी गई है। यानी कि उनके यहाँ पर अलग संविधान है, उनके यहाँ पर आपको अलग झंडा देखने को मिलेगा और ऐसा नहीं है कि जो शक्तियाँ हैं वो सारी हैं केंद्र सरकार के पास में, जैसा कि हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वहाँ पर राज्यों को बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं और राज्यों के पास में ये पावर है कि वो संघ से अलग भी हो सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पर जो राज्य हैं उनको किसी भी कीमत पर भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। अब बात करेंगे जॉर्ज वाशिंगटन की। तो जो मैंने अभी आपको बताया अमेरिका की आज़ादी का युद्ध हुआ था उसके प्रमुख लीडर रहे थे जॉर्ज वाशिंगटन। और जब अमेरिका में संविधान बनकर के निर्माण हुआ तो यही वहाँ के पहले राष्ट्रपति बन गए थे। तो ध्यान रखेंगे आप 30 अप्रैल 1789 को जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। अब बात हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति की। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल होता है 4 वर्षों का। जैसे हमारे यहाँ पर 5 वर्ष का है वहाँ पर होता है मात्र 4 वर्ष का। और एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में नियम ये चली आ रही है कि जो भी व्यक्ति है वह मैक्सिमम 2 टर्म के लिए वहाँ पर प्रेसिडेंट बन सकता है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति पद का जो प्रमुख चुनाव होता है वह आपके नवंबर माह के पहले मंगलवार को होता है। यानी कि नवंबर माह में जो पहले सोमवार के बाद में मंगलवार पड़ता है उसको चुनाव होता है। और 2020 में 3 नवंबर को ये चुनाव हो रहा है। तो चुनाव कैसे होता है इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो अगर आप लोग चाहें तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अमेरिका के 2 प्रमुख पार्टियों के बारे में। इनके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। एक पार्टी है डेमोक्रेटिक जिसका चुनाव चिन्ह है गधा और एक पार्टी है रिपब्लिकन जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी। तो इस समय जो बाइडेन जो कि प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं वे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से और रिपब्लिकन पार्टी से इस समय राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और वे रिपब्लिकन पार्टी से 2020 के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। तो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, एक है रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेटिक। तो जैसे हमारे यहाँ पर एक भाजपा होती है एक कांग्रेस होती है, ठीक उसी प्रकार से 2 पार्टियां आपको देखने को मिलेगी अमेरिका में। अब हम लोग समझेंगे अमेरिका के झंडे के बारे में। फ्लैग से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं तो आपको यहाँ पर अमेरिका के फ्लैग के बारे में भी पता होना चाहिए। अब ये आपके सामने है अमेरिका का फ्लैग। अमेरिका के फ्लैग की अगर हम लोग बात करें तो जो ये आपको ब्लू कैंटन दिख रहा है इसके भीतर आपको मिलेंगे 50 स्टार। कितने हैं? 50 तारे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर 50 तारों का मतलब है कि ये जो आपके स्टार हैं वे अमेरिका के 50 राज्यों को दिखा रहे हैं। किसको?
अमेरिका के 50 राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इसके झंडे में शामिल किए गए 50 स्टार। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 13 पट्टियाँ मिलेंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ओरिजिनल अमेरिका था उसमें कुल मिलाकर के 13 राज्य थे, तो उन 13 राज्यों को यहाँ पर 13 पट्टियों के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसमें आपको 7 रेड पट्टियाँ मिलेंगी और 6 इसमें आपको व्हाइट पट्टियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रेशियो की। तो ये जो झंडा होता है उसकी लंबाई होती है 19, तो उसकी तुलना में चौड़ाई होती है 10। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 19:10 का रेशियो यहाँ पर जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है उसमें देखने को मिलती है। तो बस आप अमेरिका के झंडे के बारे में इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे अमेरिका का जो मुख्य प्रतीक है, यानी कि जो नेशनल सिंबल होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अमेरिका का नेशनल सिंबल, और ऊपर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये आपको मिलेगा क्लाउड, यानी कि ये बादल हैं। इसके भीतर आपको मिलेगा नीला रंग, और नीले रंग के भीतर आपको इसी प्रकार से 13 स्टार देखने को मिलेंगे। कितने? 13 स्टार आपको देखने को मिलेंगे, जो एक बार फिर से इसके जो 13 प्रमुख राज्य थे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा बाल्ड ईगल, जो कि यहाँ का राजकीय पक्षी है, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये आपको देखने को मिलेगा बाल्ड ईगल। इसके चोंच में कुछ लिखा होता है, वर्ड होते हैं। उसके बाद में इसके जो पंजे होते हैं, एक पंजे में आपको जैतून के वृक्ष की शाखा मिलेगी और एक पंजे में आपको 13 एरो मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप गिनेंगे तो इन तीरों की संख्या भी है 13। फिर अगर हम लोग बात करते हैं ये जो स्टेट सिंबल है, यानी कि यहाँ का जो राष्ट्रीय सिंबल है उसके पिछले भाग की, तो जरा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पिछला हिस्सा है उसमें भी आपको एक पिरामिड देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग इस पिरामिड की बात करते हैं तो इसमें भी आपको 13 लेयर देखने को मिलेंगे, यानी कि अमेरिका वालों को 13 से बहुत ज़्यादा प्यार है। आप देखेंगे कि जहाँ पर संभव हो सका है उन्होंने 13 को इंक्लूड जरूर कर दिया है। तो इससे आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो प्रमुख अमेरिका था उसमें मात्र 13 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमने मुख्य प्रतीक की बात की। अब हम लोग कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वह आपका बाल्ड ईगल है। ये आप देख सकते हैं, गिद्ध यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। ध्येय वाक्य यहाँ का है इन गॉड बी ट्रस्ट, यानी कि भगवान में हम विश्वास रखते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ का है ओक ट्री, ये है ओक ट्री जो कि यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो बेसबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो गुलाब यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। तो ये सारी चीज़ें आपको अमेरिका के बारे में ध्यान रखनी है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं अमेरिका की कुछ प्रमुख कंपनियों की, तो कंपनियों से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि गूगल, अमेजन, फेसबुक और एप्पल। तो ये अमेरिका की 4 सबसे बड़ी कंपनियां हैं और इन्हें हम लोग बिग 4 के नाम से भी जानते हैं। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि बिग 4 में इनमें से कौन सी कंपनी शामिल नहीं है, तो आप आसानी से अपना उत्तर बता सकते हैं कि बिग 4 में 4 कंपनियां शामिल हैं, गूगल, अमेजन, फेसबुक और एप्पल। इसके अलावा कई सारी अन्य प्रमुख कंपनियां भी आपको देखने को मिलेंगी जो कि अमेरिका देश की हैं, जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, बच्चों के लिए जो सामान बनाता है जॉनसन एंड जॉनसन, ये भी अमेरिका का है। इंटेल जो कि चिप का निर्माण करती है, पेप्सिको और कोका कोला ये दोनों पेय पदार्थ बनाती हैं, तो ये भी आपकी है अमेरिका की। वीजा और मास्टर कार्ड ये हमारे जो कार्ड प्रोवाइड कराते हैं तो ये भी हैं वहीं के। ओरेकल की बात करें, लॉकहीड मार्टिन की बात करें, बोइंग की बात करें, इलोन मस्क के टेस्ला की बात करें, डू पॉन्ट की बात करें, वर्लपूल की बात करें, उबर, सिटी ग्रुप, एक्सॉन मोबिल, तो ये सारी प्रमुख कंपनियां हैं अमेरिका देश की। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ प्रमुख उत्पादों की। तो आपको ध्यान रखना है कॉर्न, जिसे हम लोग मेज कहते हैं या जिसे हम लोग मकई भी कहते हैं, तो उसके उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है अमेरिका। इसके अलावा सॉरगम जो कि एक प्रकार का चारा होता है जो पशुओं को खिलाया जाता है, इसमें भी पहले स्थान पे है अमेरिका। और दूध के उत्पादन में भी पहले स्थान पर आपको देखने को मिलेगा अमेरिका। तो ये आप यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं, ये जो आपको पूरा ग्रीन कलर का एरिया मिल रहा है, यहाँ पर ग्रेन्स उगाया जाता है, ऑयल सीड्स उगाया जाता है, ड्राई बीन्स आपको मिलेगी। इसके अलावा ड्राई पीज भी इन ग्रीन एरिया में उगाई जाती है। बाकी जो ये आपको रेड कलर का मिल रहा है, यहाँ पर पशुपालन काफ़ी ज़्यादा चरम पर है, यानी कि बहुत सारे जानवर यहाँ पर पाले जाते हैं। बाकी अन्य
विभिन्न प्रकार की फसलें भी आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगी। हालांकि मेजर कृषि प्रोड्यूसर की बात करें तो उसमें आपको दुनिया में 2 ही देश मिलेंगे, जिनमें से एक है चाइना और दूसरा है हमारा देश भारत। अब हम लोग एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में कई बार रिपीट होते हैं। तो आइए इनकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका देश की खोज की गई थी। किसके द्वारा? क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका देश की खोज की थी। और कोलंबस भाई साहब ये निकले थे भारत की खोज में, यानी कि इंडिया की खोज में, और ये भटकते हुए पहुंच गए अमेरिका, और वहां पर जो इनको मिला इसी का नाम रखा गया था अमेरिका। तो ध्यान रखेंगे, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी 1492 में, और इसीलिए यहाँ की जो जनजाति मैंने आपको बताया रेड इंडियन, उसका नाम रखा गया है रेड इंडियन, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस को पहले यही लगा था कि मैं पहुंच गया हूं भारत। अमेरिका की क्रांति में कुल मिलाकर के 13 उपनिवेशों ने भाग लिया था, यानी कि मैं आपको शुरुआत में ही बताया कि कुल मिलाकर के 13 कॉलोनी थी मुख्य अमेरिका की, जिन्होंने अमेरिका की लड़ाई में भाग लिया था, जो कि आज़ादी की लड़ाई थी। फ्रांस की राजधानी में 1783 में एक होती है संधि, और उसी के साथ में अमेरिका में क्रांति की समाप्ति हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अलास्का के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये पहले रूस का हिस्सा था, और 1867 में अमेरिका ने इसको खरीद लिया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बोस्टन टी पार्टी, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो बोस्टन टी पार्टी की जो प्रसिद्ध घटना थी वह 16 दिसंबर 1773 में हुई थी। चलिए आपको मैं एक प्रश्न देता हूं, आपको बताना है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना क्या थी, यानी कि यहाँ पर किस लिए चाय की पार्टी का आयोजन किया गया था। आपको ये बताना है कि किस ओकेजन पे इस चाय की पार्टी का आयोजन हुआ था, यानी कि ये घटना क्या है, इसके बारे में आप बताएंगे। आगे बात करें तो अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ये आप ध्यान रखेंगे। अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट होता है, इसमें कुल मिलाकर के 9 न्यायाधीश होते हैं, और इन्हीं 9 न्यायाधीशों में से एक हमारा होता है मुख्य न्यायाधीश, और 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अमेरिका में दास प्रथा को लेकर के, यानी कि स्लेवरी को लेकर के एक गृह युद्ध भी हुआ था, जिसे हम लोग अमेरिकन सिविल वार के नाम से भी जानते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि 12 अप्रैल 1861 से लेकर के 9 मई 1865 तक चला था अमेरिका में यह गृह युद्ध। उसके बाद में 6 दिसंबर 1865 में 13वां संविधान संशोधन होता है, जिसके द्वारा अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। आगे अगर हम लोग बात करें तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम आपको ध्यान रखना है। मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं कि अमेरिका में जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है उसके लिए तो पहले क्राइटेरिया ये है कि वह जन्म से नागरिक हो अमेरिका का, और अगर कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन जाता है तो उसके बाद में वह वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। लेकिन पहले ये केवल परंपरा थी, बाद में इसे कानून बनाया गया। लेकिन उसके पहले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य कर चुके हैं। 1933 से लेकर के 1945 तक अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था, यानी कि इनका जो कार्यकाल था वह आपका रहा था 12 वर्षों का। कितने? 12 वर्षों तक ये रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के संविधान की बात करते हैं तो इसमें आपको कुल मिलाकर के 7 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। आपने सुना होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में, तो यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, और वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वह अमेरिका के 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में अमेरिका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी को मैंने आपके लिए बहुत ही कम समय में डिस्कस कर लिया है। हालांकि अगर ये वीडियो बनाने जाएं तो कम से कम 3 से 4 घंटे की वीडियो बनती, लेकिन जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा लिखने को नहीं आता है, आपको सिर्फ फैक्ट के आधार पर उत्तर देना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। बाकी आगे के जो देश होंगे उनमें आप और किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहते हैं वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।